हेलो फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। स्टील स्ट्रक्चर गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्यूशन। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन्ड स्टड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ हैंड बट नॉट रिस्टेन इन डायरेक्शन इज टेकन एज। इसने कहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन लेसिंग और बैटन दो चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने बैटन के केस में इफेक्टिव लेंथ पूछी है। उसने कंडीशन आपको दी है कि स्ट्रट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्टेन इन डायरेक्शन, मतलब कि दोनों एंडों से क्या है वो हिंज है। क्या है, दोनों एंडों से क्या है हिंज है। तब उसकी क्या बतानी है आपको, इफेक्टिव लेंथ बतानी है। तो पहले तो सिंपल केस में आपकी इफेक्टिव लेंथ पता होनी चाहिए, उसके बाद बैटन में, क्योंकि बैटन में इफेक्टिव लेंथ सिंपल केस के कंपेयर में 10% इंक्रीज करनी पड़ती है और लेसिंग में 5% इंक्रीज करनी पड़ती है। देखिए सॉल्यूशन। सवाल में ये कहा है कि दोनों एंड से क्या है वो दोनों बोथ एंड हिंज है, तो एल इफेक्टिव नॉर्मल केस में क्या होगी, यहाँ पे एल होगी इन नॉर्मल केस में। पर इन्होंने इस सवाल में पूछा है इन केस ऑफ बैटन स्टैंड, बैटन स्ट्रट में, मतलब लेसिंग और बैटन दो चीज़ होती है। बैटन में इसको हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को हम 10% बढ़ा के चलते हैं। यदि ये लेसिंग के लिए पूछता तो इसको हम 5% बढ़ाते। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 10% 10/100 प्लस में 1L। तो इफेक्टिव लेंथ इन बैटन केस कितनी हो जाएगी, 1.1L। और नॉर्मल केस के अंदर क्या होती, नॉर्मल केस के अंदर आपकी एल ही थी। यदि ये लेसिंग के अंदर पूछता तो ये यहाँ पे 5% बढ़ जाती और ये आपका कितना हो जाता, 1.05L हो जाता। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.1L, ये हो जाएगा 1.1L। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपरइम्पोज लोड। तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो बताना है कंप्रेशन मेंबर का जब वो डेड लोड और लाइव लोड दोनों रखे। तो इसमें केसेस अलग अलग होते हैं। जब कंप्रेशन मेंबर में डेड लोड और लाइव लोड लग रहा हो, कंप्रेशन मेंबर में विंड और सिस्मिक लोड लग रहा हो, या फिर कंप्रेशन मेंबर में लेटरल टॉर्जन लग रहा हो, तो उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहाँ देखिए आप, सिलेंडरनेस रेशियो है मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड लोड और लाइव लोड लेते हैं तब कितनी वैल्यू होगी आपकी 180। यदि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर का ही कैरिंग विंड एंड सिस्मिक लोड तो 250, और कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जन बकलिंग तो कितना लेंगे अपन, 300 लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्या है, डेड और लोड और लाइव लोड लगेंगे तब एक कंप्रेशन मेंबर में तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है, द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील कॉलम द डिजाइन फॉर विच इज गवर्नड बाय विंड एंड सिस्मिक लोड। तो विंड और सिस्मिक के लिए मैंने कितना बताया था, 250। तो ये आपका इसका आंसर 250 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द मर्चेंटाइन रैंकाइल फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन इंडेक्स। मर्चेंटाइन रैंकाइल फॉर्मूला FCD फाइंड करने के लिए काम में आता है। FCD होता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसको फाइंड करने के लिए मर्चेंटाइन रैंकाइल फॉर्मूला यूज लिया जाता है और वो WSM में काम में लिया जाता है। जैसे देखिए, हमें जब FCD डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करनी होगी तो मर्चेंट रैंकाइल फॉर्मूला यूज में लेते हैं इन WSM के केस में, और वहाँ पे इम्परफेक्शन इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1.4। यदि बात LSM के केस में करेंगे तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला यूज में लिया जाता है, और जिससे हम FCD को फाइंड करते हैं। पर FCD को फाइंड करने से पहले हमें इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मर्चेंट रैंकाइल फॉर्मूला WSM के केस में था और इम्परफेक्शन फैक्टर हम डायरेक्टली 1.4 लेते थे, उसी प्रकार जब LSM में पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला FCD फाइंड करने के लिए यूज में लेंगे तो इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। पर वो डिपेंड करती है बकलिंग क्लास पे, और बकलिंग क्लास जब A होता है, B होता है, C होता है, D होता है तो बकलिंग क्लास की वैल्यू अलग अलग होती है। A के लिए 0.21, B के लिए 0.34, C के लिए 0.49 और D के लिए 0.76 होता है। तो LSM के केस में बकलिंग क्लास के लिए पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला काम में आएगा, और WSM के केस में मर्चेंट रैंकाइल फॉर्मूला इम्परफेक्शन इंडेक्स के लिए काम में आएगा। वैसे जनरली जब हम सवाल करते हैं तो बकलिंग क्लास C लेके चलते हैं और हमेशा अल्फा की वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 0.49। और वैसे सवाल में पूछा है इन WSM के केस में तो मर्चेंट रैंकाइल फॉर्मूला, तो क्वेश्चन में जो आएगा क्वेश्चन नंबर 34 इसमें इम्परफेक्शन इंडेक्स की वैल्यू होगी 1.4। और यदि पूछा जाएगा कभी पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला के लिए तो आपको बतानी पड़ेगी 0.49। ओके, तो इसमें अभी पूछा अपने से मर्चेंट रैंकाइल फॉर्मूला के लिए ही है, तो इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1.4 हो जाएगी। इससे हम FCD को फाइंड कर सकते हैं, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस को। ओके, इन WSM केस। नेक्स्ट है 35 केस में है, द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ यूनिफाइड बिहेवियर इन बल्ट अप स्टील कॉलम इज बाई। द बेस्ट अरेंजमेंट यूनिफाइड बिहेवियर, इसमें पूछा है कि ये IS 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, SSC में भी एक दो बार पूछ लिया गया है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता ही रहता है।
तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। एक ऊपर जो क्वेश्चन कराया है 34, ये भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। तो बेस्ट अरेंजमेंट प्रोवाइड यूनिफाइड, किसी भी सेक्शन या मल्टी कॉलम सेक्शन को एक यूनिफाइड बिहेवियर देने के लिए कौन सी चीज़ काम में ली जाती है, तो वो लेसिंग होती है। लेसिंग सब कंपोनेंट को जोड़ के एक सिंगल कंपोनेंट यूनिट बना देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे यूनिफाइड बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लेसिंग क्या है, लेसिंग इज ए सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट इन ए बल्टअप कॉलम, एक दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट करके एक बल्टअप कॉलम से कनेक्ट करती है। और लेसिंग मेक द कंपोनेंट ऑफ द कॉलम एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, सबको जोड़ के एक सिंगल यूनिट बनाती है, तो ये यूनिफाइड बिहेवियर को शो करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सीधा सीधा होगा द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बल्टअप कॉलम सेक्शन। तो मतलब लेसिंग है जो बेस्ट यूनिफाइड बिहेवियर रखती है, जो सब सेक्शनों को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना देती है। लेसिंग के बारे में और देखिए, लेसिंग एक्ट एज ए यूनिफाइड बिहेवियर इन लेसिंग मेंबर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज इनक्रीज 5%। मैंने ये आपको बताया था, जब लेसिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल इफेक्टिव लेंथ को हम 5% बढ़ा देंगे। यदि बैटन की बात करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 किया तो उसमें 10% बढ़ाई हुई थी, इन बैटन की बात करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ 10% इंक्रीज हो जाएगी। और लेसिंग में यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो इन लेसिंग के केस में 145 होगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एंगल ऑफ लेसिंग, एंगल ऑफ लेसिंग हमेशा 40 से शुड नॉट बी लेस देन 40 और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 70, मतलब 40 से 70 के बीच में होना चाहिए, ना तो 40 से कम होना चाहिए ना 70 से ज़्यादा होना चाहिए। इनसे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द 20 mm ऑफ रिविट आर यूज इन लेसिंग बार, द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार। ये 20 mm की रिविट आप यूज में लेते हैं तो विड्थ ऑफ लेसिंग क्या होगी, तो इसके लिए भी है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, विड्थ ऑफ लेसिंग बराबर 3 टाइम्स ऑफ द रिविट वैल्यू। और रिविट वैल्यू कितनी गिवन है आपको सवाल में 20 mm, तो विड्थ ऑफ लेसिंग अप्रोक्सीमेट हो जाएगी 3 × 20 बराबर में 60 mm होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 60 mm आंसर होगा। ओके, मतलब कि विड्थ तो आपको निकालनी है लेसिंग की, तो 3 टाइम्स ऑफ रिविट कर दो, तो टाइम्स ऑफ रिविट, तो रिविट वैल्यू आपको 20 है तो 3 × 20 करेंगे तो आपको 60 आ जाएगा। यूज ऑफ टाई प्लेट्स इन लेस कॉलम, लेसिंग के अंदर जो टाई प्लेट है वो कहाँ यूज में लेते हैं, तो एंड्स पे लिए जाते हैं, टॉप पे और बॉटम पे यूज में लिया जाता है। द यूज ऑफ टाई प्लेट्स इन लेस कॉलम, तो परमिटेड टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम, तो टाई प्लेट काम में ली जाएगी लेसिंग सिस्टम के अंदर, और टॉप पे और बॉटम दोनों में ली जाती है, बीच में यूज नहीं ली जाती है। और बैटन के अंदर सब टाई प्लेट ही होती हैं, तो लेसिंग के अंदर टाई प्लेट ओनली टॉप एंड बॉटम दोनों पे यूज ली जाती है, परमिटेड एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लेसिंग बार इन हिस्ट्री कॉलम शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट, लेसिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रजिस्ट। इधर देखिए आप, लेसिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रजिस्ट ओनली ट्रांसफर शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, लेसिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रजिस्ट ट्रांसफर शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा, 38 के लिए आपका आंसर ये हो जाएगा शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रिफरेबली बिटवीन, मैंने बताया था 40 से कम नहीं होना चाहिए और 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 40 से 70 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बैटन इज प्रिपेयर्ड व्हेन द, बैटन कब प्रिपेयर करते हैं, जब कॉलम कैरीज एक्सेल लोड ओनली, सही है ये। स्पेस बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट इज नॉट वेरी लार्ज, ये भी सही है। और कॉलम इज स्टैटिक लोडिंग, नहीं, कॉलम जब स्टैटिक लोडिंग होगा जब लेसिंग काम में ली जाती है, बैटन इन दोनों के केस में काम में लिया जाएगा। तो 1 और 2 आंसर हो गए, 40 के अंदर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम कितना इंक्रीज करते हैं नॉर्मल केस से ज़्यादा, लेसिंग के अंदर 5% और बैटन के अंदर कितना करते हैं 10%। यदि बैटन की बात की तो 10%, यदि लेसिंग की बात करें तो 5%, लेकिन क्वेश्चन में बैटन की बात की तो 10% आएगा, ये पहले मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है द ओवरलैप ऑफ ए बैटन प्लेट विद द मेन मेंबर इज वेल्डेड कनेक्शन शुड नॉट बी मोर देन, ओवरलैप कितना, वेल्डेड कनेक्शन जब वेल्डिंग करते हैं तो ओवरलैप कितना रखते हैं, एक प्लेट से दूसरा प्लेट जब वेल्ड करते हैं तो ओवरलैप कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओवरलैप ऑफ ए बैटन प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm विच एवर इज मोर। तो ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट, जब दो बैटन प्लेटों को ओवरलैप करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तब कितना ओवरलैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 और 40 mm विच एवर इज मोर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन, ये इसका 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड 145। ये क्वेश्चन में मैंने अब बताया था आपको, ये लिखा है, बताया था मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग 145 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, सिलेंडर रेशियो फॉर लेसिंग शुड नॉट बी एक्सीड 145 होता है। एक होता है इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रिटर करस्पॉन्डिंग टू, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रिटर, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रिटर का फॉर्मूला होता है D बराबर 1.1 रूट में m अपॉन सिग्मा बीटी इंटू TW, और वेट ऑफ द ग्रिटर, वेट बराबर में, ये नॉर्मल वेट होता है, ये फुल वेट होता है, अपॉन 300 होता है। तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट ग्रिटर की फॉर्मूला ये होता है, और इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट ग्रिटर डिपेंड करता है मिनिमम वेट पे,
किस पे डिपेंड करता है? मिनिमम वेट पे। तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गिरडर आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम वेट। इसका आंसर क्या आएगा? मिनिमम वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गिरडर इज गिवन बाई, अभी मैंने आपको बताया था डी का फॉर्मूला इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गिरडर। तो ये वाला आपका इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गिरडर ये होगा डी बराबर में 1.1 m सिग्मा बीटी इंटू टी डब्ल्यू। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गिरडर का फॉर्मूला ये होगा। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।